नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले हम लोग बात किए थे ये समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र पे पूर्व में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चूँकि काफ़ी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे उसकी अधिकता होने के कारण इसे दो पार्ट में बनाया गया। तो पूर्व की भांति इस बार भी हम लोगों का ये भाग 2 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग बता देंगे डिकोड एग्जाम आपके सहयोग के लिए हिंदी की भी क्लासेस चला रही है और हिंदी से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उसको डिस्कस किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाग 2 सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को। पूर्व में जो प्रश्न आए थे, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देर किए। देखिए, पूर्व की भांति जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें कोशिश करते हैं कि आप लोग भी साथ साथ चलें और काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मज़ा भी आता है आप लोगों को भी, और हम लोग जब एक साथ काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न कैसा है और प्रश्न की प्रकृति कैसी है और हमको कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न है, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को देखना हमारे लिए अनिवार्य है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है और चूंकि नंबर इसका हम लोग देखें तो 61 यानी कि 60 क्वेश्चन हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधिकर्ता, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। देखिए, मैं कुछ देर रुक करके आपका इंतजार करूंगा इसलिए कि आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले। चूँकि लंबा है तो आप पूरा देखें, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए अब इसके आंसर की व्याख्या देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, देखिए इसमें कई प्रश्न क्वेश्चन भी जुड़े होते हैं, उस प्रश्न क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हम लोगों को। प्रश्न क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 76, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। सीधे सीधे यहाँ 19, 17, 23 और 24। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। व्याख्या है इसकी, आंसर डी होगा। और व्याख्या के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन निषेध किया गया है। आप नियोजित नहीं कर सकते, उनको ये कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब कि राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो हमारे पास तथ्य हैं, और यदि हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मूल अधिकारों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन उस समय का था, 2010 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के आलोक में हम लोग देखेंगे PL पुनिया, मार्कंडे काटजू, कुलदीप नैयर और पूजा भट्ट। सही आंसर इसका है बी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, एनुअल रिपोर्ट किसे सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और गृह मंत्री को। तो इसका सही आंसर है बी। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति चूंकि आपके देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए कोई भी प्रतिवेदन या कोई भी नियुक्ति हमें अपने राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से ही मिलती है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। किसके द्वारा? भारत संविधान के द्वारा स्थापित। और जो यह करता क्या कि भारत सरकार के लोक सेवा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय
एवं आत्मा कहा गया। एक संविधान के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जैसे अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन का ग्राउंड ये होता है, कभी कभी प्रश्न ये कहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो जब संविधान की आत्मा का प्रश्न है तो वहाँ हमारा प्रस्तावना होता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो निश्चित रूप से संविधान का जो निर्माण हुआ, पहले ऑप्शन देख लें 14, 25, 29 और 32। तो एक चीज़ जान लें कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान के निर्माण में व्यक्ति समाज, सबसे पहले व्यक्ति को रखा गया, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में उसके व्यक्ति को रखा गया, उसकी स्वतंत्रता और समता की बात की गई, उसके अधिकार और कर्तव्य की बात की गई। लेकिन अधिकार और कर्तव्य जब तक सुरक्षित नहीं होंगे तब तक समाज का जो ताना बाना है वो हमारा टूटेगा। इसलिए व्यक्ति के अधिकारों को, इस पूरे मूल अधिकारों को संरक्षित करने का प्रावधान किसमें है, ये मैंने आपको हिंट दिया है। बाकी इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ इस तरीके के लास्ट में क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, रुक करके देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा आशावादी व्यक्ति आप जैसे परीक्षार्थी होते हैं, आप जैसे शिक्षार्थी होते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े आशावादिता का एग्जाम्पल है आप जैसे विद्यार्थी। लेकिन हम लोग चूक कहाँ करते हैं, जो वो 2 घंटा होता है ना, 2 से 3 घंटा, वो बड़ा मायने रखता है हमारे आपके लिए। उसी 2 से 3 घंटा के ये इसकी गति को हमने संभाल लिया और अपने आप पे कंट्रोलिंग कर लिया, काबू कर लिया, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए हमें कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ सही है या आगे नहीं है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कथन क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन ए। दूसरा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये ऑप्शन हमने देखा। लेकिन ऑप्शन सी को जब हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 164A के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चूंकि राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग नहीं करते, राज्यपाल स्वविवेक से भी अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एक कथन है और दूसरा उसका कारण है जो पहले कथन की व्याख्या करेगा। क्या है कथन ए, हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित तभी होगा या उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब उसकी योग्यता राज्यसभा के सदस्य होने की हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब ये कारण है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखता है तभी वो उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे, पहले इसके ऑप्शन को हम लोग देख ले। क्या ए दोनों सही है, ए और आर सत्य है तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, सही बात है। दूसरा, ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, क्या आर ए की समुचित व्याख्या करता है, ऐसा है। या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। ए, ऑप्शन ए सही है, क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। और अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत इसके कुछ और उपबंधों को बताया गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए
किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूचना का अधिकार क्या है। प्रश्न है कि सूचना का अधिकार है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन है, तो प्रश्न का सीधा सा मतलब यह कंफर्म हो गया कि प्रश्न पूछना चाहता है कि सूचना का अधिकार क्या है। क्या यह मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, या मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी। क्योंकि सूचना का अधिकार मूल अधिकार था, विधिक अधिकार दोनों है। और यह कैसे है, तो इसकी पूरी व्याख्या हम लोग देख लें कि भारतीय संविधान विशिष्ट रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए यहाँ इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय संविधान विशिष्ट रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता। विशिष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं करता तो कौन करता है? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा गारंटी प्राप्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिन्न अंग और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी प्राप्त जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किस अनुच्छेद को सोर्स इन्होंने माना? अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, सर्वविदित है, सबको पता है। अब ये चूंकि उस समय का क्वेश्चन है, और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनडाउटली। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? अभी जो भारत है, भारत का जो स्वरूप है, तो इसमें सिक्के कौन जारी कर सकता है, कौन अधिकृत है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या राष्ट्रीय स्टॉक बाजार? सिक्के जारी करने की अनुमति किसको है, कौन अधिकृत है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सिक्के जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। एक चीज आप समझ लें कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र है, और उसकी प्राथमिक जरूरतों में क्या आता है? उसे रोजगार के अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये प्राथमिक है। और इसका मतलब यह है कि जो हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी रही वो अपने प्राथमिक अधिकारों में ही उलझी रही। तो आने वाली पीढ़ी के सामने चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि समाज जो है बहुरंगी हो जाएगा, और इस बहुरंगी समाज में एक कंडीशन यह होगी कि समता का अभाव होगा। तो समता के समाज में समता के अधिकार की यदि बात होती है, तो ये आने वाली पीढ़ी की बात होगी। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर डी होगा इसका। व्याख्या इसकी क्या है कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है, तथा अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण है। और इसे ही द्वितीय पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का अधिकार कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? अभी देखिए हम लोग कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था में चल रहे हैं, और मूल अधिकारों से आपको अनुमान लग गया होगा कि ये जो प्रश्न है वो मूल अधिकारों से, और मूल अधिकारों को हमें कई तरीके से पढ़ने की जरूरत है। हम मूल अधिकारों को जान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें कई तरीके से पढ़ना चाहिए ना। तो आइए अब देखते हैं एक प्रश्न और मूल अधिकारों से। चूंकि मुझे पता है कि आप लोग मूल अधिकारों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर भी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, एक कथन है। दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प पत्र द्वारा हटाया जा सकता है, यह उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। तीसरा है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। हालांकि यह समसामयिक क्वेश्चन है 2010 का, लेकिन हमारे लिए ये दो मूल चीज़ें हैं। और तीसरा योजना आयोग। तो इन दोनों के अलावा हमें विचार करना है इन दोनों प्रश्नों पे, ये जो दो कथन है उस पे, क्योंकि ये तो समसामयिक है ना। और आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स पूरे एक साल का समसामयिकी टॉपिक वाइज डिकोड एग्जाम के चैनल पे प्रशांत सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। हिंदी की क्लासेस आपके एग्जाम से रिलेटेड जो ये टॉपिक वाइज 6
टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, उस पर दिवाकर सर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अभ्यास करवा रहे हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को 3 और 4 नंबर के कथन के अलावा हम देखेंगे 1 और 2 को। तो आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसके उत्तर की प्रासंगिकता को न देख करके इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। व्याख्या क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि हड्डी कौन सी है। बोमर, स्टेपिस, मोलिमस और इंकस, ये 3 हड्डियां कान की हैं। ठीक है, स्टेपिस, मोलिमस और इनकस। तो सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस है, ये हथौड़े नुमा होती है। जब हम बोलते हैं तो ये जो वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, इसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होती है, बोमर खोपड़ी की अप्रकाशित चेहरे की हड्डियों में से एक है तथा मिडल लाइन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह है लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर या आर्ची। ये चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी से है और हम लोग काफ़ी प्रगति भी कर गए हैं, तो इसका आंसर आपके पास भी होना चाहिए। ये इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह है फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो किसका संश्लेषण करते हैं, किस विटामिन का संश्लेषण करते हैं। विटामिन का संश्लेषण तो होता है, किसका संश्लेषण करते हैं, विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम। इसका सही आंसर हमने देख लिया, विटामिन B12 के विषय में देख लें। इसका रासायनिक नाम है सायनोकोबालामिन। यह न्यूक्लियों के संश्लेषण तथा रुधिराणुओं को निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। यह वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह मांस, मछली, यकृत, अंडों, दूध, पनीर आदि में मिलता है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में आवश्यक होता है। स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं, कुछ लोग सोते हुए देखते हैं, कुछ जागते हुए जो जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं वो उसे पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ लोग बड़े है ना, कुछ लोग स्वप्न देखते हैं भूल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ यह बात है कि स्वप्न को याद रखने के लिए कुछ जो जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं वो कभी कभी भटकते हैं, वो अपने स्वप्न को भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, कौन सा विटामिन आवश्यक है, कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन ए, डी, विटामिन B6 या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी के अनुसार विटामिन B6। एक अध्ययन के द्वारा इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। जानस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जानस साग किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। चेचक के टीके के लिए, हैजा का टीका या पोलियो का टीका, या इनमें से किसी के लिए नहीं। 3 टीका दिया हुआ है, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, सी यानी पोलियो का टीका। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जॉन साल्क ने 1952 में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत ये गामक स्किल से जुड़ा हुआ है और ये बड़ा घातक रोग है जिसमें बच्चे विकलांग हो जाते हैं। और चूंकि एडवर्ड जेनर ने इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, और इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जाता है। आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर आप एक बड़ा चर्चित मामला हुआ था, आप उससे भी जोड़ सकते हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा। खैर, पैतृकता स्थापित करने, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो कौन सी तकनीक है कि ये किस जैविकता के द्वारा पिता पुत्र के संबंधों को सिद्ध किया जाता है, वो कौन सा है, प्रोटीन या डीएनए, अंगुली छापन, गुणसूत्र गणना या डीएनए का परिमाणात्मक विश्लेषण। तो बी होगा
कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस तकनीक का, देखिए हिंदी में कुछ शब्द बड़े क्लिष्ट होते हैं, तो जैसे ही आप हिंदी के शब्दों में उलझने की कोशिश करें तो आप बगल में आपके क्वेश्चन पेपर में जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो आपको समझा देंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग अन्य जघन्य प्रकार की जो अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, सामाजिक अपराध हैं, उसकी जांच के परिप्रेक्ष्य में कुरीतियों के मामले सुलझाना या आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं के वंशावली विश्लेषण तथा वांछित पेड़ पौधों के चयन के लिए भी किया जाता है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है, इसका आधार क्या है, इस तकनीक का आधार क्या है, इसको हम लोग समझ लें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चूंकि डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लें कि यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुण सूत्रों को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते। इस तकनीक से डॉक्टर लालजी सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। डॉक्टर लालजी सिंह का नाम किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है? बनारस के किस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर लालजी सिंह का नाम जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, तब तक हम इस प्रश्न में विचार नहीं करेंगे, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र SLBM, पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किमी है। ये 3 कथन है और तीनों कथन में से ये पूछ रहा है कि क्या क्या सही है, क्या केवल एक कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों सही है, क्या सही है? तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। सही आंसर है डी कि पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में निम्नलिखित दिए गए सारे विकल्प सत्य है, तीनों विकल्प सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका एजेंसी नासा ने अपनी स्वप्निल मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेगा। अच्छी बात है, बढ़िया तर्क है। क्यूरियोसिटी रोवर सौर ऊर्जा से संचालित है। जो उसमें रोवर लगा हुआ है वो किससे संचालित है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्यूरियोसिटी। और वो किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है। रोवर में विशेष रसायन विज्ञान की एवं कैमरा की युक्ति है, जो मंगल की सतह पर उपस्थित पदार्थ में माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्व की पहचान कर सकता है। ये 3 कथ्य दिए गए हैं और तीनों कथ्य में पूछ रहा है कि ये जो इसने अपना भेजा है, मंगल मिशन जो कर रहा है, उसमें ये क्या तीनों सत्य हैं? तो इसका आंसर हम लोग देख लें। इसका आंसर है डी के अनुसार कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए मंगल ग्रह विज्ञान प्रयोगशाला अर्थात क्यूरियोसिटी को 26 नवंबर 2011 को फ्लोरिडा से एटलस की रॉकेट से प्रक्षेपित किया। ठीक। क्यूरियोसिटी परमाणु ईंधन से संचालित है और इसमें विशेष कैमरा लगा है, जो मंगल ग्रह की सतह पर उपस्थित पदार्थ में माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्व की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है? जो ट्यूमर है कि नहीं इसके बारे में हमें सूचना मिलती है। कैसे सूचना मिलती है? AS74 यानी आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या कार्बन 14। तो आइए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, और आंसर ए सही के अनुसार आर्सेनिक 74, लेकिन बाकी तो कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार परिसंचरण में कैंसर उपचार में, सोडियम परिसंचरण में रक्त का थक्का बनाने में, और कार्बन 14 जीवों के अवशेषों का काल निर्धारण करने में कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? चूंकि मुझे लगता है कि इसका काफ़ी आसान आंसर आपके पास होगा, तो मैं रुकता हूँ। ठीक। गैलीलियो, आइस क्यूब, डिस्कवरी या चैलेंजर?
तो इसका सही आंसर है बी, विश्व की विशालतम दूरबीन आइस क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक हम लोग देखते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आयाम आरोपण या स्पंद संकेत, आवृत्ति आरोपण या कंपन विस्तार गुणन। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर है सी, एनालॉग टेलीविजन सी एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में रेडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है। और आयाम माडुलन, जबकि कौन सी तकनीक है? आयाम माडुलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक आवृत्ति माडुलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वो कौन सा कार्य करता है? किस तरह से? एक उत्तल दर्पण जैसा, अवतल दर्पण जैसा, अवतल लेंस जैसा या उत्तल लेंस जैसा। जब बुलबुला पानी में उठता है तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिए वो कैसा कार्य करता है, उसकी संरचना, उसकी आकृति क्या है। तब तक इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि पानी में डूबा हुआ वायु का ये बुलबुला का कारण है। वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस अब सारी लेंस की भांति व्यवहार करता है और पानी का अपवर्तनांक चूंकि वायु से अधिक होता है इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? यदि किसी चीज़ का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो हम उसका तापमान किससे मापेंगे? चिकित्सकीय थर्मामीटर, तापविद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोधक थर्मामीटर या पायरोमीटर से। तो इसका सही आंसर है डी, पायरोमीटर से हम 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापते हैं। तो थर्मामीटर का क्या प्रयोग है? थर्मामीटर या तापमापी वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आती है। तापमिति भौतिकी की उस शाखा का नाम है जिसमें तापमान की विधियों पर विचार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम कभी भी तापमान को जब मापते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो तापमिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं? अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र जो हाल ही में छोड़ा गया है कि सतह से सतह पर मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, ये एक कथन हो गया। दूसरा, हेले थॉर्निंग-स्मिथ डेनमार्क की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन, 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है और द अनटोल्ड स्टोरी B.M. कॉल द्वारा लिखी गई है। ये 4 कथन हैं और इस 4 कथन में दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। 1 2 3 4 चारों सही है या केवल एक सही है या केवल 2 सही है, क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं डी, दिए गए प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सत्य है, अतः 1 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष IYR घोषित किया? 2004, 2005, 2008 और 2009। तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस का सार्क का सदस्य नहीं है? देशों के नाम है भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया और नेपाल। तो निश्चित रूप से यहाँ सी होगा, कंबोडिया। सार्क का पूरा नाम साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसके जो सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तथा अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तत्कालीन क्वेश्चन है, ये उस समय का क्वेश्चन है। तो उस समय के हिसाब से कौन है? अशोक चावला है, मोहन धारिया, पंकज ओसवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये वर्तमान तत्कालीन समय में पूर्व IAS। ये तत्कालीन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वर्तमान में समसामयिकी घटनाओं में बहुत फेरबदल हुआ है। तो आप ये गेस करते चलें कि समसामयिकी का पोर्शन कितना है और इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको बताने का यह है, न कि इस प्रश्न का उत्तर बताने का। चलिए, वर्तमान में पूर्व IAS अफसर अशोक कुमार गुप्ता को भारतीय स्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 25 अक्टूबर 2022 तक 65 वर्ष की आयु अथवा भविष्य के आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, काफी खूबसूरत प्रश्न है। ज्योग्राफी से तमिलनाडु था, कर्नाटक
तमिलनाडु तथा कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। तो कहीं ना कहीं हमें कावेरी नदी के प्रवाह को समझना होगा। एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ, नदियों से संबंधित 2 वीडियो लेक्चर काफ़ी विस्तार से बताए गए हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हम लोगों ने किया है। आप इंडियन ज्योग्राफी में जाकर के नदियों के उस पूरे अपवाह तंत्र को देखेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। अब देखिए डी, क्योंकि जब तक कावेरी नदी के पूरे अपवाह तंत्र को हम नहीं समझेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसका बंटवारा हुआ है और विवाद क्या है। तो कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी राज्य में है, अतः आंसर कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है, यानी कि कहाँ का लोकगीत है, किस सामाजिक क्षेत्र का? मैंने भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं की, मैंने सामाजिक क्षेत्र की बात की। तो आगरा मेरठ, इलाहाबाद कानपुर, गोरख जौनपुर और लखनऊ सहारनपुर, इसका आंसर होगा ए। तो ढोला लोकगीत आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंडी मेला मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में और चौरसिया नृत्य गोरखपुर में। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर है डी। बाकी 3 सुमेलित है लेकिन डी सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि चौरसिया नृत्य का संबंध गोरखपुर से नहीं बल्कि यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्टिफिकेट के रूपाकृति का वाहन, भौगोलिक संकेतांक और पौधा उत्पादन। इसका सही आंसर होगा ट्रिप्स समझौता को हम लोग जान लें कि ट्रिप्स समझौता बेसिकली व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो व्यापार से जब जुड़ा हुआ है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि पौधा उत्पादन ट्रिप्स समझौते में संरक्षित नहीं है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी क्या क्या आता है? व्यापार मार्ग क्या है? व्यापार मार्ग वर्तमान में यह अधिनियम 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन करता है। व्यापार मार्ग यह एक संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। और व्यापार चिन्ह अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार निषाद से संबंधित मामलों में एक सुविधा है। नेक्स्ट, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण भवन निर्माण या शहरी तथा ग्रामीण विपणन संरचना, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार, शहरी अधोसंरचना। इसका संबंध किससे है? तो आइए इसका हम लोग देखते हैं कि JNNURM का संबंध शहरी अधोसंरचना के सुधार करने से है। शहरी अधोसंरचना के सुधार से इसका संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन? यह एक प्रश्न और भी है कि वो वर्ष कौन सा था। उसी के बाद उदारीकरण का दौर आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है, PV नरसिम्हा राव, BP सिंह, राजीव गांधी और श्री चंद्रशेखर सिंह। हम लोग बात करेंगे, आंसर डी होगा। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? यदि वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसका कोई टेक्निकल फॉर्म न होकर के जैविक रूप से इसकी सूचना हमें कौन देता है? हमारे यहाँ कौन प्रेषित करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरबेल? तो इसका सही आंसर है लाइकेन। पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। इनकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। लाइकेन बेसिकली होता क्या है? तो ये पेड़ों की छाल पर होते हैं और लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर ही पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। इसे पेड़ पौधों द्वारा खाद्य रूप में ग्रहण करते हैं और इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सहजीविता का बड़ा बेहतरीन उदाहरण है लाइकेन और पेड़ पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने बड़ा प्रैक्टिकल और आधुनिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति लाती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन
आपकी मेधा को जज करने के लिए, जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि आप अपने समाज को कितना समझते हैं और हो रहे बदलावों के प्रति कितने जागरूक हैं। इसका ऑप्शन है लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों के संवेदनशीलता के संबंध में। ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, और डी दिया है 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है डी। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में उपर्युक्त दिए गए तीनों कथन सही हैं। आवागमन में भी सुविधा है, लोगों के जुड़ाव में भी है, लोग संवेदनशील भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ, यहाँ कंपनी का नाम दिया है, यहाँ स्टेबिलिटी दिया है कि ये कहाँ स्थापित है, कहाँ अवस्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सीमेंट कारखाना बरेली और उर्वरक कारखाना आंवला। आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न का सही सुमेलन है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी है, स्कूटर इंडिया लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली और उर्वरक कारखाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। 1994, 1996, 1998 या 2000। तो इसका सही आंसर होगा ए, 20 अगस्त 1994 से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। डेट आप लोग याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुद्रा से रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है कि रिपीट किया जा सके, क्योंकि इस तरीके के कई प्रश्न जो यूनिक होते हैं उनको कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है। इसका मतलब यह है कि भारत में 20 परमाणु बिजली घर है। ऑप्शन दिया है तारापुर, रावत भाटा, कैगा कर्नाटक में या नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है सी, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक में। भारत के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची हम लोग देखेंगे। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात और कलपक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डंकल का नाम किससे संबंधित है। डंकल का नाम WTO से है, गेट से है, OCGC से या एग्जिम बैंक से, किससे है। तो डंकल प्रस्ताव एक बार 90-92 के दशक में डंकल प्रस्ताव की काफ़ी चर्चा हुई थी। तो डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है, कहीं ना कहीं इसमें आपको आंसर होगा डंकल। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये गेट से जुड़े हुए थे और इसके वो अध्यक्ष थे, अतः ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोस्वामी समिति, यहाँ जो समितियाँ बनी हैं और उसके बाद समितियों के कार्यक्षेत्र वो बने हुए हैं कि किस क्षेत्र में ये काम करेगी। इस तरह से गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल में, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। तो इसका सही आंसर होगा डी, तारापुर समिति रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु गठित की गई थी। यह सुमेलन सही है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हम लोग पहले भी जब चर्चा कर रहे थे तो इस पर एक ट्रिक हम लोगों ने देखा था, उसको आजमाएंगे। प्रश्न आपके सामने है और आप ट्रिक को आजमाएं। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब अपैरेल पार्क उन्नाव, बायोटेक्नोलॉजी सहारनपुर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी लखनऊ। कहीं ना कहीं लेदर का संबंध यहाँ से है, आप मानते हैं। तो जब एक ऑप्शन आपका सही होता है तो उसी आधार पर हम बाकी ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। प्रश्न का सही सुमेलन निम्नलिखित है। अपैरेल पार्क कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ, एग्रो प्रोसेसिंग सहारनपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको देख लीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान यहाँ संस्थान दिया है और आपसे ये जानना चाहता है कि इन संस्थानों के बारे में आप कितना जानते हैं, ये कहाँ अवस्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ,
पिकअप लखनऊ, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर है ए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है, पिकअप लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हमें ए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक में किस वाणिज्यिक बैंक का विलय किया गया? बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इसका सही आंसर है बी। 1993-94 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इंडोनेशिया, इथियोपिया, कांगो या दक्षिण सूडान? अभी हाल ही में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ या उसे देश के रूप में माना गया? तो सही आंसर है इसका दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरिकेन इरेना ने किस देश में अतिशय क्षति पहुंचाई थी? हरिकेन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जापान, फिलीपींस, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे डी, हरिकेन इरेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी क्षति पहुंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एडम सेतु कहां से शुरू होता है? एडम सेतु शुरू होता है कहां से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पब्बन से या रामेश्वरम से? तो सही आंसर है इसका एडम सेतु आदमपुर धनुषकोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर देखिए। यह सूची, इसको इससे सुमेलित करना है और ये कोड का हमें प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। उकाई झारखंड, पतरातू गुजरात, पेच महाराष्ट्र, डभोल मध्य प्रदेश। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, सॉरी 10 सेकेंड। आपके पास 10 सेकेंड बहुत है, 2 मिनट एक क्वेश्चन पे आपके लिए समय का अभाव हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, बी सही है। कैसे? कि उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेच मध्य प्रदेश और डभोल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है इससे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहाँ मिलते हैं, एक जगह एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या वाराणसी में? तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या है सूची? कनकी धारा, कालीन, इधर नगरों के नाम दिए गए हैं और इधर उत्पादों के नाम दिए गए हैं। कौन सा नगर किस उत्पाद से, किस उत्पादन से जुड़ा हुआ, किसके लिए प्रसिद्ध है? कनकी धारा, कालीन, विरुद्धनगर जूट, चन्नापटना सूती वस्त्र, भदोही रेशम। आइए अब इसका आंसर हम लोग लेते हैं। सही आंसर है कनकी धारा जूट के लिए, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए और भदोही कालीन के लिए। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? प्रश्न बड़ा खूबसूरत है। तेल शोधक कारखाना ऐसे दिया है और बीच में लगा दिया नहीं है, तो इसलिए प्रश्न को करते समय प्रश्न को पूरा पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी सडनली इस तरीके की चीजें आ जाती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं किए रहते। यदि हम सचेत नहीं हैं तो सावधानी हटी और दुर्घटना, ठीक है। तो इन जगहों में कहाँ कारखाना नहीं है, इसका मतलब कि 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ की कारखाना है, एक ऐसी जगह है जहाँ कारखाना नहीं है तेल शोधक का, रिफाइनरी का, वही हमें सर्च करना है। तो सी, भारत के कुछ मुख्य तेल शोधक कारखाने इस तरह से हैं। इसका पहले सी में आप आंसर देख लीजिए, क्या है? हरिया। और अब तेल शोधक कारखानों को देख लें। जो प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं, डिगबोई आसाम में, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई में कौन कौन सी? एचपीसीएल और बीपीसीएल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी असम, बरौनी बिहार, कोथली गुजरात और कोचीन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें कि बॉक्साइट, दो राज्यों का नाम पूछा जहां की बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो आंसर मिलता है सी। और ये बॉक्साइट का भंडार, संसाधन और ये कुल
इसको आप लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये डाटा जो है 2015 के अनुसार आपके पास उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं। बाजार आधारित कारखानों का क्या मतलब है कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से रॉ मटेरियल ले रहे हो। तो जब विश्व एक बाजार हो गया है तो आप कहीं से भी ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 देश 4 देश में से कोई एक ऐसा देश है जहाँ की रॉ मटेरियल के रूप में लौह अयस्क मंगाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा? चीन, भारत, यूके या जापान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चीन में भी लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार है, भारत में भी उत्पादन होता है, यूके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डाउट क्रिएट होता है जापान को लेकर के। आइए देखते हैं, विश्व में जापान देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं। ये बाजार से लेकर के आते हैं और उसी के आधार पर ये बना करके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवंबर 2011 में दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मालदीव में, म्यांमार में, नेपाल में या श्रीलंका में? तो इसका सही आंसर है ये दक्षिण सम्मेलन का 17वां शिखर सम्मेलन, दक्षिण सम्मेलन 10-11 नवंबर 2011 को मालदीव के अतोल द्वीप पर आडू सिटी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मार्च 2012 में संपन्न चतुर्थ ब्रिक्स, ये जो प्रमुख सम्मेलन है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये अप टू डेट है, ये समसामयिकी है। हालांकि इसको हम लोग देख लेते हैं इस लिहाज से क्योंकि इनका कितना रोल है ये आप समझें। ये आपको समझने के लिए क्वेश्चन है कि 2012 में जो शीर्ष सम्मेलन हुआ था चतुर्थ ब्रिक्स सम्मेलन, उसका कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ब्राजील, यानी कि इधर देश है और इधर राष्ट्राध्यक्ष है, इधर देश है और इधर राष्ट्राध्यक्ष हैं। ब्राजील के प्रतिनिधि डिल्मा राउसेफ, चीन के हु चिंताओ, रूस के व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुमा। तो इसका जब आंसर हम लोग देखते हैं तो आता है आंसर सी। 29 मार्च 2012 को जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ उसमें चौथे शिखर सम्मेलन में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। लेकिन यदि सम्मेलन के हिसाब से देखें तो रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने इसमें इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। ठीक है, क्षेत्रफल के ये पहला कथन है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो गार्ड पार्टिकल हम लोग जान रहे हैं, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका संबंध है हिग्स बोसॉन। गार्ड पार्टिकल क्षेत्रफल के अनुसार दमन और दीव सबसे छोटा संघ राज्य है भारत में। अब तीसरा कथन क्या है कि भारत में सबसे बाद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कुलनदेई फ्रांसिस हैं। और डी 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 4 कांस्य पदक जीते थे। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे बी। इसका सही आंसर है क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ शासित राज्य है। बाकी तीनों कथन सही हैं, 4 कांस्य पदक भी जीता था और बाकी जो दो कथन है वो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से भिन्न है? तार, ईमेल, फैक्स या संदेशवाहक। तो देखिए ये भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, ये भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, फैक्स भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। और ये तो पूरा संप्रेषक ही है, ये संप्रेषण का माध्यम नहीं है, ये साधन है, ये पूरा का पूरा संप्रेषक है। तो ये 3 एक कैटेगरी में आ रहे हैं और ये अलग हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है ए। कथक नृत्य का एक प्रकार है जो उत्तर प्रदेश में पुष्पित और पल्लवित हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह इस कला के संरक्षक एवं इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला के 2 महत्वपूर्ण घराने हैं, लखनऊ घराना तथा बनारस घराना। ओडिसी नृत्य शैली का संबंध ओडिशा से, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? उत्तर प्रदेश में एक
हालांकि सारनाथ या कई ऐसी जगह हैं, पवित्र जगह हैं जिनका संबंध इन धर्मों से है, लेकिन एक ऐसी जगह जिसका संबंध दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं से है, दोनों धर्मों के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बी, कौशाम्बी नगर इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम एशिया में 60 किमी की कौशाम्बी नगर इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 60 किमी की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान में यह कोसम गांव है। यह बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल है और महाजनपद के युग में यहाँ की राजधानी जो थी वो वत्स थी और वहाँ का राजा उदयन हुआ करते थे, उदयन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ से कि निर्यात किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। यहाँ आपको बड़े सचेत होकर के ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है ए, सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और कानपुर में स्थापित है। और इस सॉफ्टवेयर का नेचर क्या है? तो ये निर्यातोन्मुख है। इस तरह से हम लोगों ने आज अपना दोनों भाग कंप्लीट किया सामान्य अध्ययन का। आपका साथ भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी खूबसूरत साथ रहा। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।